बच्चों, कैसी है मंडली? आई होप एंजॉय कर रहे होगे। तो जैसे कि बच्चों आप लोग को मालूम है कि 11 फरवरी से आपके एग्जाम चालू हो रहे हैं, राइट? तो उसकी तैयारी जोर शोर से चालू होगी। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक अभी से मेरे से ले लो। और हम पहली बार मिल रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों की तरफ से मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअली काफ़ी मैटर क्लियर नहीं थे उनको। तो मैं वही चैप्टर्स को उठा के तुम लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखते हैं कैसे चलती है ये क्लास। देखते हैं तुम लोग कितना समझ पाते हो, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। क्योंकि याद रखना, जहाँ फॉर्मूला फेल होता है ना, वहाँ पे कॉन्सेप्ट काम में आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप फॉर्मूला बना भी सकते हो और किसी भी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बेटा एनपीओ से। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, इसका मतलब क्या होता है? नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, इसका मीनिंग छुपा हुआ है, राइट? कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना है अपने मेंबर्स को या सोसाइटी एट लार्ज को। ठीक है, लेकिन क्या सर्विसेज? सर्विसेज बहुत तरीके की हो सकती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं यानी हॉस्पिटल्स के थ्रू। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के थ्रू। ठीक है, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है थ्रू स्पोर्ट्स क्लब, राइट? तो इस तरह से कई प्रकार की सर्विसेज, लेकिन ये सर्विसेज कैसे दी जाती हैं? मिनिमम चार्जेस पे। इस पे मिनिमम चार्जेस पे, ठीक है, क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि सिर्फ खर्चे निकालना है कि जो बेसिकली ये सर्विसेज दे रहे हैं एटलीस्ट उसका खर्चा निकल जाए, और आपसे उतना ही चार्ज करते हैं जितने से इनका खर्चा निकल जाए। फिर भी इस पूरे तामझाम में कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पैसा बच भी जाता है, लेकिन वो पैसा डिवाइड नहीं होता है मेंबर्स के बीच में, वो पैसा वहीं पड़ा रहता है ताकि जो उनके ऑब्जेक्ट हैं उसको और प्रमोट करने के लिए जो फंड चाहिए वो फंड इनके पास रहे। ठीक है, चलो पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रॉफिट मेकिंग, जिनका मोटिव ही, जिनका ऑब्जेक्ट ही होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, यहीं से आप डिफरेंस वाले पॉइंट भी कवर कर पाओगे बिटवीन प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, तो एक को हम ट्रेडिंग भी बोलते हैं और दूसरे को हम नॉन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अर्न कैसे करती हैं प्रॉफिट? ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के थ्रू। सामान लेते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं और आपको माल बेच देते हैं। ठीक है, सर्विस देते हैं, आपको चार्ज करते हैं, सिर्फ अपनी कॉस्ट नहीं प्लस प्रॉफिट भी ऐड करते हैं और देन आपको चार्ज करते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या होता है ऑब्जेक्ट? क्वालिटेटिव सर्विसेज देना। क्या देना? क्वालिटेटिव सर्विसेज देना, ओके, टू इट्स मेंबर्स और सोसाइटी एट लार्ज। ओके, जैसे स्पोर्ट्स क्लब के आप मेंबर हो तो आपको सारा पैराफर्नेलिया प्रोवाइड करना। ठीक है, आपको और भी कई प्रकार की सर्विसेज देना, जैसे कहीं रजिस्ट्रेशंस की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे आपके मैचेस कंडक्ट करवाना। ठीक है, ये सारे काम कौन करेगा? स्पोर्ट्स क्लब करेगा, और आपको वो सर्विसेज दे रहा है एट लोअर रेट। ठीक है, और दूसरी साइड में जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं? आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, आपको जो भी गुड्स प्रोवाइड कर रही हैं, उसके कॉस्ट में प्लस प्रॉफिट ऐड करती हैं। ठीक है, इनका मोटिव सिर्फ कॉस्ट जो है वो रिकवर करना नहीं है बल्कि उसमें कुछ प्रॉफिट एलिमेंट्स भी रिकवर करना है। तो जैसे जितनी भी सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। वेयर एज स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड यूनियंस, ट्रस्ट, इनका काम क्या है? आपको सर्विसेज देना एट लोअर प्राइस या मिनिमम चार्जेस पे। इनका स्कोप क्या है? ट्रेडिंग का, गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करना विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। जबकि इनका क्या है मोटिव? नॉन ट्रेडिंग का, जिसे हम
नॉट फॉर प्रॉफिट भी बोलते हैं और हम उसे नॉन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो नॉन ट्रेडिंग वर्ड सुनोगे तो समझ जाना, ठीक है, कि ये भैया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो इसको याद रखने के लिए ना तुम एक एक्रोनिम को याद रखो। ये एक्रोनिम है, इसको याद रखो, चांसेस। क्या याद रखना है? चांसेस। जहां पर सी स्टैंड करता है कल्चर के लिए, एच स्टैंड करता है हेल्थ के लिए, ए फॉर आर्ट, एन का मतलब है एनी, एनी का एन पकड़ लो, एनी अदर सर्विसेज एट मिनिमम चार्जेस, सी से चैरिटी, ई से एजुकेशन, एस से स्पोर्ट्स। ठीक है बच्चों, तो चांसेस एक्रोनिम है, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, तो इजी रहेगा याद रखने के लिए कि भैया इनके मोटिव क्या है। ठीक है, उनके मोटिव है प्रमोट करना। प्रमोट किसको करना? कल्चर, हेल्थ, आर्ट, चैरिटी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड एनी अदर सर्विसेज एट मिनिमम चार्जेस। ओके, सो वी आर थ्रू विद दिस। एंड देन अकाउंटिंग कैसे होती है? अकाउंटिंग के लिए ना तुम लोग को अगर याद हो, तुम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप के अकाउंट्स किए होंगे, उसमें देखा होगा कि बेस डॉक्यूमेंट एक तैयार किया जाता है लेजर्स के बैलेंसेस उठा के, वो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उस ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेस्ड हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, और यहां से हमें क्या पता चलता है? नेट रिजल्ट्स पता चलते हैं फाइनल अकाउंट से, नेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से। नेट प्रॉफिट एंड लॉस कहां से पता चलता है? पी एंड एल अकाउंट से। ठीक है, सेम फैशन में अकाउंटिंग दूसरी साइड में, किसकी? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की, वहां पर बेस डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स है। ये बेसिकली समझ लो कि बैंक अकाउंट है। क्या है? बैंक अकाउंट, जहां पर जो भी तुमने रिसीव किया इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का, जो एक्चुअल में रिसीव किया या जो एक्चुअल में पेमेंट की, वो सब यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। ठीक है, फिर यहां से हम शुरू करते हैं अपना वही एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में मतलब जो खर्चा, जो इनकम इस साल को बिलोंग करती है, वो हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें या तो यहां से मिल जाती है या लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से, यानी कि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। राइट, लास्ट ईयर की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। तो दोनों जगह से इंफॉर्मेशन, या तो तुम्हें एग्जाम में रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिए होंगे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, या तुम्हें क्वेश्चन इस तरह का दिया जाएगा जहां पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स होंगी और ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई होगी, या क्या दिया गया होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई होगी। ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ते हुए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं, और चाहे रिसीव किया चाहे रिसीव नहीं किया, ओके, लेकिन अगर इस साल को बिलोंग कर रहे हैं खर्चे या पेमेंट्स, वो इसी साल में बुक होंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा दूसरा फाइनल अकाउंट जो बनता है वो बनती है बैलेंस शीट। इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोला जाता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इसको बैलेंस शीट ही कंसीडर किया गया है, तो बैलेंस शीट ही बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलने की जरूरत नहीं है। बट जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए कि इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोला जाता है। और यहां से हमारा नेट रिजल्ट क्या निकल के आता है बच्चों? सरप्लस या डेफिसिट। और सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है बेटा कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, चलो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट और लॉस होता नहीं है। और एक बात याद रखना, यहाँ पर किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का डिविडेंड नहीं दिया जाता है मेंबर्स को। ठीक है, अब ओनर्स कैपिटल, ओनर्स और कैपिटल फंड्स क्या होते हैं? ठीक है, देखो, ट्रेडिंग फर्म में कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिलके बनाते हैं ओनर्स फंड्स। क्या बनाते हैं? ओनर्स फंड्स। ठीक है, लेकिन यहां पर कैपिटल फंड कैसे बनते हैं? जितना भी तुम्हारी एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेकिन डोनेशन कौन सी? यहां पर स्पेसिफिक। मान लो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दी गई है, जैसे मान के चलो कि डोनेशन दी गई है तुम लोगों को किस चीज के लिए? स्कॉलरशिप के लिए, कि ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाए जो बच्चे फ्यूचर में अच्छा करेंगे। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, इसे आप कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, सेम विद सब्सक्रिप्शन, सेम विद एंट्रेंस फीस।
ठीक है, आपको एग्जाम में दिया गया होगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा कि एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन या डोनेशन किस नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की है कि ये तुम्हारी जनरली सब्सक्रिप्शन जो होती है वो रेवेन्यू नेचर की ही होती है, ठीक है। लेकिन जो डोनेशन और एंट्रेंस फीस है ये बहुत खास दो तरीके की मानी जाती है, स्पेसिफिक और जनरल। अगर जनरल है ना बच्चों तो ये रेवेन्यू है, और अगर स्पेसिफिक है तो कैपिटल है, तो ये कैपिटल में जाके ऐड हो जाती है, ठीक है। ये आगे हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे कैपिटल होती क्या है, ओपनिंग कैपिटल क्या होती है भाई, जो सरप्लस तुम्हारे कई साल से चलते आ रहे हैं उसका जो एक्यूमुलेशन है ना वो तुम्हारी कैपिटल बनता जाता है, प्लस जो मेंबर्स एंट्रेंस फीस देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, डोनेशन देते हैं ऑफ कैपिटल नेचर, वो भी यहां पर ऐड हो जाते हैं, प्लस करंट ईयर का जो सरप्लस या डेफिसिट है, अगर सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा, डेफिसिट है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये कहां से आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमारा सरप्लस और डेफिसिट है करंट ईयर का, वहां से आता है। तो इस तरह से बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होती है भाई, अगर ट्रेडिंग कंपनी है, अगर ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, या तो ओन्ड होंगी या बोरोइंग्स होंगी, जबकि यहां पर कहां से आती हैं, यहां पर सोर्स क्या है, या तो सब्सक्रिप्शन के थ्रू आएगा, डोनेशन के थ्रू, ग्रांट्स के थ्रू, एंट्रेंस फीस या लेगेसीज, ठीक है। अब ये लेगेसीज क्या होती हैं, बेसिकली जब कोई इंसान अपने विल में से मरने के बाद कुछ अमाउंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को देके जाता है तो वो लेगेसी होती है। ये मोस्टली कैपिटलाइज होती हैं, मोस्टली कैपिटलाइज होती हैं, ठीक है। इसे इंडोमेंट फंड भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन इंडोमेंट में जरूरी नहीं है कि सामने वाला दुनिया छोड़ने के टाइम पे आपको देके जाए, ठीक है। लेकिन लेगेसीज बेसिकली तब दी जाती हैं जब कोई इंसान ये विल में लिख के जाता है कि उसके जाने के बाद प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किसको दे दिया जाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए, ठीक है। तो वो लेगेसी कहलाती है, ठीक है बच्चों। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। अच्छा, ये जो सोर्स ऑफ फंड है इसमें से कुछ कैपिटल है, कुछ रेवेन्यू है। जैसे मैंने बोला था, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डोनेशन दे रहा है, ठीक है, तो फिर वो कैपिटलाइज कर दी जाती हैं। लेकिन अगर रेकरिंग नेचर का है डोनेशन, यानी कि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए डोनेशंस दी जा रही हैं, तो वो जनरल डोनेशंस होती हैं, तो वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनती हैं, ना कि बैलेंस शीट का, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ एनपीओ भाई, इनका सबसे पहला फीचर ये है कि इनका ऑब्जेक्टिव not to earn profit and provide services at minimum charges, पहली बात। दूसरा, प्रमोट करने के लिए चांसेस को, जैसे मैंने ऊपर बताया था, कल्चर, हेल्थ, आर्ट, चैरिटी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड एनी अदर सर्विसेज एट मिनिमम चार्जेस, ओके। यहां पर डिविडेंड देना प्रोहिबिटेड है, डिविडेंड दिया ही नहीं जा सकता है। जो भी एक्सेस फंड है वो आपको अपने कॉर्पस में रखना होता है, आपको अपने कैपिटल में रखना होता है, और बेसिकली उसको खर्चा उसी पर्पस के लिए करना होता है जिस पर्पस के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई है, ठीक है। वो बेसिकली कल्चर, हेल्थ, आर्ट, चैरिटी और एजुकेशन, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ही ये खर्चे किए जाते हैं, ओके। मैनेजमेंट कौन करता है, यही जो मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं और वही मैनेज करते हैं अफेयर को, ठीक है। यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है जो कि बेसिकली बैंक अकाउंट है, और वहां से, और यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट में चाहे आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो, चाहे एडवांस अमाउंट हो, जो भी तुम्हें कैश में आ रहा है, जो भी बैंक में तुम्हें आ रहा है, वो रिकॉर्ड किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस साल को बिलोंग करता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बेसिकली वही खर्चे और वही रेवेन्यू बुक होते हैं जो इस साल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट जो है वो एज ऑफ डेट आपको आपकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये ड्यूरिंग द ईयर का होता है, यानी कि एंटायर ईयर में जो तुमने ट्रांजैक्शंस की हैं, ठीक है, उसका ये पूरा ब्यौरा देता है, तुम्हें इंफॉर्मेशन देता है। जबकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कैपिटल फंड इज क्रिएटेड and consisting of entrance fees, surplus, legacies and donations
स्पेसिफिक एटसेट्रा। डोनेशन जैसे मैंने बोला था, कैपिटल फंड में वही चीजें कैपिटलाइज होंगी जो स्पेसिफिकली बोला गया होगा कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी जा रही हैं, ना कि डे टू डे अफेयर्स के लिए। ठीक है। एंट्रेंस फीस में भी तुम्हें कई बार ऐसा मिलेगा कि 60% कैपिटलाइज करनी है एंड 40% रेवेन्यू है, तो 40% आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाओगे एंड 60% बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में चली जाएगी। ठीक है। अब रीजन क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए? बीओए बहुत सुनोगे प्रैक्टिकल वर्ड में तुम लोग। बीओए का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स। एफए मीन्स फाइनल अकाउंट्स। रीजन क्या है, किस वजह से ये किया जा रहा है, क्यों बुक्स मेंटेन की जा रही हैं, क्यों फाइनल अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, उसका रीजन तो पता होना चाहिए, राइट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फालतू खर्चे हो रहे हैं, बिना बात के हो रहे हैं, या उस पर्पस के लिए नहीं हो रहे जिस पर्पस के लिए ये खर्चे होने चाहिए। ठीक है। जो भी तुम्हारा पर्पस हो, मान लो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना तुम्हारा पर्पस है, तो देखो उसी के लिए खर्चे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा लिया और गोवा पहुंच गए, राइट। तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास डेटा होना बहुत जरूरी है, और वो डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और उसकी समरी क्या होती है? फाइनल अकाउंट्स। उसकी समरी बेसिकली ट्रायल बैलेंस में जाती है एंड ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है। फिर ये जानना कि भैया सोर्स ऑफ इनकम क्या थी हमारे पास एंटायर ईयर में, और हमारे हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या थे, कौन कौन से हेड के अंदर हमने खर्चे किए हैं। ठीक है। फिर कई बार पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके लिए भी बुक्स मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, टू असरटेन सरप्लस डेफिसिट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। फिर ये देखना कि भाई कहीं एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा तो नहीं हो गए, या क्या हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो सरप्लस और डेफिसिट असरटेन करने के लिए। फिर तुम्हारी नेटवर्थ क्या है, वो बैलेंस शीट से पता चलती है एज ऑन डेट। नेटवर्थ होता क्या है? ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आपको नेटवर्थ मिल जाएगी। ठीक है। फिर फ्रॉड एंड एरर ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए, राइट, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट्स मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जैसे मैंने पहले भी बोला कि बेस अकाउंट हमारा होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स। जैसे ट्रायल बैलेंस होता है ट्रेडिंग के लिए, नॉन ट्रेडिंग के लिए रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होते हैं, जो कि बेस अकाउंट है। इसी के ऊपर बेस्ड हमारे फाइनल अकाउंट बनते हैं। ठीक है। तो सारी समरी यहां पर मिल जाती है, पर इसके साथ हमें ओपनिंग बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, ये भी बता दूं। ठीक है। उसके बिना तुम्हारी कभी भी फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, यानी लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस शीट प्लस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों साथ में देखना पड़ता है। तो कई बार क्वेश्चन में दोनों दिए गए होंगे, वरना एटलीस्ट तुम्हें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जरूर दिया गया होगा और एडजस्टमेंट दी गई होंगी, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई होंगी और एडजस्टमेंट्स दी गई होंगी, जिसके ऊपर बेस तुम्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाने को बोला जाएगा। ठीक है बच्चों। चलो, अब इसमें होता क्या है, डेली ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, देयरफॉर कैश बुक इज ट्रीटेड एज प्राइमरी बुक लाइक जर्नल। ठीक है। फ्रॉम कैश बुक ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड टू लेजर अकाउंट्स, इट इज अ रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, याद है ना बच्चों? तो रियल अकाउंट है ये। ओनली एक्चुअल पेमेंट्स एंड रिसीट्स फॉर अ पीरियड आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, irrespective of the fact that for which year these transactions belong, पास्ट की हैं, प्रेजेंट की हैं कि फ्यूचर की हैं, आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या करंट ईयर का है, तो ये क्या हो गया? करंट ईयर हो गया, ये हो गया लास्ट ईयर हो गया, ये हो गया नेक्स्ट ईयर हो गया, राइट। तो इन सब को प्लस करने के बाद जो भी पेमेंट या रिसीट हो रही है वो पूरी की पूरी यहां पर बुक हो जाएंगी। नो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहां पर नहीं आएगी, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, या किसी सप्लायर से कोई पैसा लेना है, देना है, राइट, तो या किसी से पैसा लेना है, वो सब यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। यहां पर जो एक्चुअल कैश आ रहा है ना, वो रिकॉर्ड होगा या जा रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है। एंड देन इनकम, एक्सपेंस, रिसीवेबल्स, पेएबल्स आर नॉट बुक्ड इन दिस अकाउंट, जैसे बता ही दिया मैंने अभी बेटा। दिस अकाउंट इज सिमिलर टू बैंक कैश अकाउंट, दिस अकाउंट इज अ बेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स
दिस अकाउंट ऑल्सो शोज ओपनिंग क्लोजिंग बैंक कैश बैलेंसेस। ये अकाउंट बनाते टाइम आपको ओपनिंग बैलेंस लेने होते हैं कैश और बैंक के, और जो तुम्हारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी वो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस होगा ऑफ बैंक और कैश। ठीक है, ट्रांजैक्शंस, और कई बार ये दोनों बैलेंसेस दिए होते हैं और बीच में कोई वैल्यू निकालनी होती है, ऐसा भी होगा। इन्फ्रेंसेस होंगे, उस इन्फ्रेंसेस से तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, हिडन वैल्यूज होंगी, वो हिडन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर बोथ, तो यहाँ पर हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, चाहे कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, पास्ट ईयर की हो, प्रेजेंट ईयर की हो, फ्यूचर ईयर की हो, सब यहां पर आता है। तो मतलब कैपिटल प्लस रेवेन्यू प्लस करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर प्लस फ्यूचर ईयर्स, ठीक है, सब आ जाएंगे, या नेक्स्ट ईयर, कुछ भी लिख लो। अब रिसीट, अब हम बात तो कर रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू की, दोनों में फर्क क्या है? देखो, कैपिटल आइटम्स बेसिकली बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है, और रेवेन्यू आइटम जो है वो क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, देखो, हर वो फंड, यहां पर हम फंड की बात कर रहे हैं, रिसीट्स की बात कर रहे हैं, तो ये पेमेंट्स नहीं है, ये रिसीट्स है। तो रिसीट्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर कैपिटल रिसीट है तो कौन सी साइड में आएगी? लायबिलिटी साइड में जाती है। याद है तुम्हें पार्टनर्स का कैपिटल, प्रोप्राइटर का कैपिटल कौन सी साइड जाता था? लायबिलिटी साइड में। और ये लायबिलिटी साइड में क्यों जाता है, कभी किसी ने सोचा है? बोलो बोलो जल्दी, किसी ने भी सोचा है ये? क्योंकि बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है, एज डिस्टिंग्विश्ड एज मैन। ठीक है, जैसे इंसान होता है नेचुरल पर्सन, वैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन की एक सेपरेट एंटिटी है। अगर ये बिजनेस तुमसे पैसा ले रहा है, चाहे तुम प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनर हो, ठीक है, या मेंबर हो, ठीक है, अगर ये तुमसे पैसा ले रहा है, मनी ले रहा है, या मनी इज वर्थ में कुछ ले रहा है, या मनी इक्विवेलेंट, ठीक है, कुछ भी ले रहा है, तो बच्चा तुम लोग को लगता नहीं है कि ये इस बिजनेस की लायबिलिटी हो जानी चाहिए? बिल्कुल, ये इस बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि कल को इसको वापस उस प्रोप्राइटर को या पार्टनर को पे करना है फ्यूचर में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये लायबिलिटी हो गई कि नहीं बिजनेस की, राइट? तो इसलिए ये लायबिलिटी साइड में होता है, क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की तुम बैलेंस शीट बना रहे हो वो एक सेपरेट पर्सन है फ्रॉम मेंबर, फ्रॉम प्रोप्राइटर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई बच्चों? तो इसका मतलब ये है कि राज एंड एसोसिएट्स दोनों डिफरेंट पर्सन है, चाहे उसको मैनेज राज ही क्यों ना कर रहा हो। तो राज एंड एसोसिएट, अगर राज से कोई पैसा ले रहा है तो वो राज एंड एसोसिएट की लायबिलिटी हो जाती है, राइट? चलो, बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो भाई, वो रिसीट्स जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, यानी कि वन टाइम पेमेंट आ रही है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रही है, उसे कैपिटलाइज करो। ठीक है, ओके। ये रेगुलरली तुम्हें नहीं आने वाली है, जबकि रेवेन्यू में क्या होता है? रेकरिंग इन नेचर है, जैसे पूरे साल की सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मंथली सब्सक्रिप्शन रेकरिंग इन नेचर है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और ये रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होती है, राइट? चलो, ये देख लो, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो कुछ स्पेसिफिक डोनेशंस आई हैं कि भैया बिल्डिंग की रिपेयर के लिए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए, लाइब्रेरी के लिए, ये सब क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, वन टाइम अफेयर हो सकता है, ये हो सकता है सालाना भी कोई देता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्पस क्या है? डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए है? नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, इसलिए ये कैपिटलाइज होगी। ऐसा ही लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा कि इसे जनरल में लेना है कि स्पेसिफिक में लेना है, और मोस्टली इसको स्पेसिफिक में लिया जाता है। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसे कैपिटलाइज करो, कभी भी इसे रेवेन्यू में नहीं लेना। लेकिन अगर रेवेन्यू में ले रहे हो तो नीचे नोट में लिखना कि यू आर कंसिडरिंग लाइफ मेंबरशिप फीस एज अ रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, ये लिखना जरूर, भूलना नहीं। और अगर मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो मेरी यही राय है तुम लोगों को बच्चों कि इसे कैपिटलाइज कर देना, ठीक है। एंड देन सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तुमने फिक्स्ड एसेट बेची, क्या ये तुम्हारी रेगुलर इनकम फ्लो है? नहीं है। कभी कभार बेचोगे, फिक्स्ड एसेट बेचना तुम्हारा काम है? नहीं है। तो वहां से जो भी प्रोसीड्स आएंगी वो बेसिकली कैपिटल इन नेचर है, ठीक है।
और वेर एज रेवेन्यू में क्या क्या आ जाएंगी, सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट हो गया, इंटरेस्ट आ गया, ये सब तुम्हारी टाइप्स ऑफ रिसीट्स हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। सेम फैशन में यहाँ पे 3 प्रकार हैं पेमेंट्स के केस में, कैपिटल, रेवेन्यू, डिफर्ड। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसका बेनिफिट स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर भी लिख सकते हो, मोर देन 12 मंथ्स भी लिखोगे, क्योंकि जब तुम बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये शब्द ज्यादा सुनने मिलेंगे। 12 मंथ्स, 1 ईयर से ज्यादा 12 मंथ्स। अगर उससे ज्यादा पीरियड के लिए तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है तो बेटा वो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर उसके बेनिफिट, देखो कोई भी खर्चा तुम सिर्फ बेनिफिट के लिए करते हो बच्चों, अगर बेनिफिट नहीं है तुम वो खर्चा नहीं करोगे। ठीक है, एक गली से दूसरी गली जाने के लिए तुम ऑटो नहीं करोगे क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है, इतना तो तुम चल ही सकते हो। और ऑटो कब करोगे, जब तुम्हें कहीं पे टाइम पे पहुंचना है या तुम्हें थकना नहीं है, तुम ये खर्चा करोगे। राइट, यानी कि तुम क्या बचा रहे हो, अपना परिश्रम बचा रहे हो, क्योंकि पैदल चलोगे, थकोगे, टाइम भी लगेगा। तो टाइम, यानी कि टाइम इज मनी, राइट, उसको बचाने के लिए आप ऑटो करोगे। तो बेनिफिट है तो ही खर्चा करोगे। राइट, हमारी कंजम्पशन किसके ऊपर होती है, कंजम्पशन हमारी होती है बेनिफिट्स के ऊपर। तो हम कोई भी सर्विस या गुड्स लेंगे तो पहले ये चेक करेंगे कि उससे होने वाला बेनिफिट हमारा कितना है। अगर तो वो बेनिफिट 12 महीने के अंदर है, जैसे अगर मान लो अभी तुमने ऑटो की, उसने तुम्हें 1 घंटे में तुम्हारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया, यानी बेनिफिट 1 घंटे के अंदर का। राइट, तो भाई तुम्हें उसी समय तुमने खर्चा किया, उसी समय तुम्हें बेनिफिट भी मिल गया और तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर तो स्टॉक नहीं है स्टेशनरी का तो डेफिनेटली वो तुम्हारा रेवेन्यू है कि तुमने अभी क्या लिए, तुमने प्रिंट आउट लेने के लिए कुछ पेपर्स लिए और पूरे साल में उसको तुमने उड़ा दिया, बराबर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर तुमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर ली वो सर्विस एंड गुड्स। राइट, लेकिन कई सर्विसेज ऐसी होती हैं जो 12 महीने से ऊपर जाती हैं। जैसे अगर तुमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारी 5 साल, 10 साल, 15 साल काम आती है, तो बेनिफिट 12 महीने के ऊपर का हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। इसलिए तुम लोग को याद होगा जब डेप्रिसिएशन लगाते हो, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर तुमने जो मशीन यूज की, ठीक है, उसकी ये प्रोविजन है। राइट, नॉन कैश आइटम है। तो यानी कि 12 महीने के अंदर का जो बेनिफिट है वो तुमने इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया और उसको तुम किसमें से माइनस कर देते हो, अपने प्लांट एंड मशीनरी में से या बिल्डिंग में से। तो यानी कि बिल्डिंग अगर 5 साल के लिए बेनिफिट देने वाली है, उसमें से 12 महीने तुमने माइनस कर दिए। राइट ना, यही हो गया ना, 12 महीने का बेनिफिट तुमने माइनस कर दिया और उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ले लिया। बाकी बचा हुआ 4 साल जो और बेनिफिट मिलना है वो फिर वापस बैलेंस शीट में चला गया। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हैं जिनके बेनिफिट 12 महीने के अंदर के हैं या 1 साल के अंदर के हैं, और 1 ईयर लिख लो, 12 मंथ्स नहीं लिखना है तो। दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो बेसिकली है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका बेनिफिट तुम्हें आगे आने वाले कई सालों तक मिल सकता है। जैसे आपने एक एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट का फायदा हो सकता है तुम्हें आने वाले 5 साल तक मिलता रहे, तो वो तुम्हारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। ठीक है, क्योंकि उसका बेनिफिट मोर देन अ ईयर आपको मिलता है। ऐसे ही रेंट पे कर दिया 3 साल का, बराबर है, सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन का तुमने पेमेंट कर दी, अगले 2 साल तक तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करा दिया, पैसा तुमने आज ही दे दिया, पैसा तो गया, पैसा तुम्हारा गया, बराबर है। तो अब इसका बेनिफिट लेकिन 3 साल के बाद है। पेमेंट तुमने आज कर दी या खर्चा तुमने आज बुक कर लिया, राइट, और पेमेंट तुम्हारी जेब से चली गई, अब ये वापस नहीं आने वाली है, पर स्टिल क्योंकि इसका बेनिफिट अगले आने वाले 2-3 साल के लिए है, तो हम टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ, ये वर्ड याद रखना, टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ, वो बैलेंस शीट में जाता है। जैसे अगर मान लो तुमने 15 लाख, 1.5 लाख रुपया खर्चा किया, समझो 3 साल के लिए तुम्हें एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी 50,000 टेक्निकली इस साल बुक हो जाएगा, बाकी 1 लाख रुपया बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर अगले साल 50,000 माइनस कर दोगे क्योंकि उस साल का बेनिफिट है, और 50,000 बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो ये बैलेंस शीट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अभी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बोलूंगा क्योंकि हम बेसिकली एनपीओ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा और बाकी 1 लाख रुपया किसमें, बैलेंस शीट में चला जाएगा। बस समझ में आ गई। तो ये जो बैलेंस शीट में गया है बेसिकली क्या है, टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ। ठीक है, टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ। चलो बच्चों, आई होप
ये मैटर भी तुम लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, सॉरी रिसीट्स एंड पेमेंट्स का ये बेस डॉक्यूमेंट है, इसी के ऊपर बेस तुम्हारे आगे के फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। इस पे एक नजर मार लेना, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये और क्लैरिटी तुम लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये यहाँ पर जितने खर्चे तुम्हें दिख रहे हैं ना बेसिकली, और जो तुम्हारी रिसीट्स हैं, ये समझ के चलना, ये सारी की समझना होगा कि ये सब के सब जो है ना ऑलरेडी तुम रिसीव कर चुके हो और ये ऑलरेडी तुम पे कर चुके हो। कैश पेमेंट्स, कैश रिसीट, जब मैं कैश बोलता हूं तो कैश इंक्लूड्स बैंक एंड बैंक इंक्लूड्स कैश, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्चुअल पेमेंट्स हैं, ये एक्चुअल रिसीट्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस साल को बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड क्या बनते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स, ठीक है बच्चों। पहला बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो सिमिलर है टू P&L अकाउंट, जो तुम लोग कहां पे बनाते हो, प्रोप्राइटरी में, पार्टनरशिप में, कंपनीज में, राइट। थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, ठीक है। समरी ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू की समरी भी है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये पीरियड तुम कुछ भी बना सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, बट नॉर्मली ये ईयरली होता है, नॉर्मली ये ईयरली बनाया जाता है, ठीक है। अब ये तुम्हारे इनकम के पार्ट है, जिसमें तुम्हारी रेवेन्यू इनकम सारी आ जाएंगी, जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, राइट, जो रिकरिंग नेचर के हैं वो यहाँ पर आएंगे। गेन्स वो होता है जो इनकम नहीं होती है, जैसे तुमने फिक्स एसेट बेचा तो गेन होगा, ठीक है। तुम्हारी बुक में खड़ा है 80,000 की बुक वैल्यू है और तुम उसे 1 लाख रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, तो वो तुम्हारा गेन है, इनकम नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये करंट ईयर से पर्टेनिंग ही रेवेन्यू तुम्हें यहाँ पर लेनी होती हैं और ये क्रेडिट में जाती हैं। सेम फैशन में एक्सपेंडिचर, ठीक है। गेन के बारे में ना हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, लेटर स्टेज पे बात करेंगे कि इनकम और गेन में फर्क क्या होता है। गेन में देखो बच्चों कोई एफर्ट नहीं लगता है, ये मार्केट रेट की वजह से तुम्हें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। जैसे गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने बिल्डिंग खरीदी 1 लाख रुपए में, 5 साल के बाद वो 6 लाख की हो गई, तो 5 लाख रुपए में तुमने कोई एफर्ट लगाया कि मार्केट ने रोल प्ले किया, मार्केट ने रोल प्ले किया, तो वहां तुम्हें गेन होता है, इनकम नहीं है। इनकम वो होती है जहां पे तुम अपने एफर्ट्स लगाते हो, ठीक है, जहां पे तुम एफर्ट्स लगाते हो, जैसे ट्रेडिंग गुड्स खरीदे, ट्रेडिंग गुड्स बेची, यहां तुम अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, राइट। जबकि बिल्डिंग में तुमने कोई एफर्ट नहीं लगाए और तुमने वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया भी नहीं था, राइट, और तुमने अपने यूज के लिए लिया था, अब तुम उसे अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो और देन उसको वन फाइन डे तुम बेच देते हो। बुक वैल्यू तुम्हारी खड़ी है 1 लाख की, 5 लाख में तुम उसे बेच रहे हो, तो 4 लाख तुम्हारा गेन हो जाता है, इनकम नहीं है वो, ठीक है। सेम फैशन में एक्सपेंसेस तुम लोगे जो कि करंट ईयर के होंगे और ये डेबिट साइड में आएंगे स्टेटमेंट के, ठीक है। अब इससे जो रिजल्टेंट फिगर आएगी या तो वो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर देन सरप्लस होगा, बट इफ इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर देन डेफिसिट होगा, ठीक है बच्चों। आई होप यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब फीचर्स क्या है, फीचर समझ लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, कि ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंस को बुक करता है, वो भी करंट ईयर के, सिमिलर टू P&L अकाउंट है। असरटेन करता है सरप्लस और डेफिसिट को, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल फंड में, ठीक है। ये बैलेंस शीट के साथ आता है, ठीक है, अकेले का कोई फायदा नहीं है, बैलेंस शीट के बिना ये संपूर्ण नहीं हो सकता। इसमें कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं, P&L में भी देख लो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता एक्सेप्ट फॉर स्टॉक, राइट, लेकिन वो भी एक ट्रायल बैलेंस आइटम है, लेजर अकाउंट है, ठीक है। कोई अच्छा, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग होता है, ठीक है, तो वो बैलेंस शीट आइटम है बेसिकली, ठीक है। नो ओपनिंग बैलेंसेस, रिकॉर्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ रेवेन्यू आइटम्स, रिकॉर्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ रेवेन्यू आइटम्स, कैश एंड नॉन कैश,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी यहाँ पे बुक हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम यहाँ पे बुक हो जाती हैं, जो बेसिकली तुम्हारे हाथ में अभी तक आई भी नहीं है। डेप्रिसिएशन भी यहाँ बुक होती है, नॉन कैश आइटम है अगेन, ठीक है, बराबर है ना। जैसे बैड डेट्स भी नॉन कैश आइटम है, हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हें डेटर्स में से उसे प्रोवाइड करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। और लेकिन करंट पीरियड के को पर्टेन किए होने चाहिए, यानी पर्टेनिंग टू करंट पीरियड होना चाहिए, रिलेटेड टू करंट ईयर। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट है, अगेन बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ नजर मारना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठे हैं। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं तुम लोग को और डिटेल में समझाऊंगा इन चीजों को। अभी फिलहाल मैं सिर्फ थियरी कवर कर रहा हूं, ठीक है। चलो, फाइनल अकाउंट 2 कौन सा बनता है? बैलेंस शीट बनती है। क्या बनती है? बैलेंस शीट बनती है। ये क्या होती है? एक स्टेटमेंट है जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताया जाता है, और ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, यानी 31 मार्च के बैलेंसेस होते हैं। ये पूरे साल का रिकॉर्ड नहीं होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर डेट को तुम्हारी कैपिटल आइटम्स किस अमाउंट पे खड़ी हैं, वो अमाउंट वहां पर आ जाती है। समझ में आ गया? ये चीज का ध्यान रखना ऑन अ पर्टिकुलर डे। अगर 31 मार्च की बात कर रहे हैं तो 31 मार्च की पोजीशन सिर्फ बताएगी। हो सकता है ये पोजीशन 30 मार्च को अलग हो सकता है ये पोजीशन 28 मार्च को अलग हो, राइट। लेकिन जब आप P&L बनाते हो ना, पूरे साल का बनता है, वो इंटायर ईयर का बनता है। इसलिए उसमें क्या लिखते हो आप? फॉर द ईयर एंडिंग, और फॉर द ईयर एंडेड, और फॉर द पीरियड, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या लिखते हो? एज ऑन, एज एट, इस तरह से लिखते हो, ठीक है। ये फर्क है बेटा वर्डिंग्स का। तो जब भी P&L बनाते हो तो क्या लिखते हो, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तो क्या लिखोगे? फॉर द पीरियड एंडिंग, या फॉर द पीरियड एंडेड, बराबर है। और बैलेंस शीट में क्या लिखते हो? एज ऑन, एज एट, समझे? इस तरह से लिखते हो। ये कैपिटल रिसीट और एक्सपेंडिचर सारे बुक होते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, सॉरी बुक नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं। प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू मेजर फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ सर्टेन डेट, नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अगर कैलेंडर ईयर दिया है तुम्हारी बुक में तो कैलेंडर ईयर को लास्ट डे पकड़ो, यानी 31 दिसंबर। ओके, अब जो एसेट का एक्सेस है ओवर लाइबिलिटीज, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? कैपिटल फंड या नेटवर्थ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे नेटवर्थ वर्ड हम यूज करते नहीं है नॉन ट्रेडिंग में, बट तुम लोग की जानकारी के लिए। और ये है बैलेंस शीट का स्पेसिमेन, ठीक है बच्चों। आई होप यहां तक तुम्हें बात पूरी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।